भारत का नंबर 1 मोटिवेशनल चैनल डिजिटल मजा को सब्सक्राइब करें। चिंता के बारे में जानने के लिए क्या करें? यह सन 1871 की बात है। तब एक युवक ने एक पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक की एक ही पंक्ति ने उसके भविष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि वह युवक जनरल अस्पताल में जरूरी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसे अपनी शिक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सफल होने की अधिक ज़्यादा चिंता थी। इसी चिंता के कारण वह कुछ घबराया हुआ सा हमेशा रहता था। परंतु जैसे ही उसने उस पुस्तक की उन पंक्तियों को पढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। इसी कारण उसने परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त कर ली और कुछ ही समय के अंदर वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। उसने जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन को चालू किया। साथ ही वह ऑक्सफोर्ड को चिकित्सा विभाग में रेजिडेंसी प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगा। अंग्रेजी देश के किसी भी युवक के लिए यह सबसे बड़ा सम्मानजनक स्थान था। इंग्लैंड के राजा ने उसे नाइट की उपाधि देकर उसका सम्मान किया। उसकी मृत्यु के बाद 1466 पृष्ठों का 2 भागों में उसकी जीवन गाथा भी लिखी गई थी। उस युवक का नाम था सर विलियम ओस्लर तथा टॉमस कॉलियर की जो पंक्तियां उसने पढ़ी थी वह इस प्रकार थी। संदिग्ध कार्यों को छोड़कर सन्निकट व निश्चित कामों को हाथ में लेना ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। 42 वर्ष के बाद की बात है। एक रात को विलियम ओस्लर ने भेल विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने भाषण करते हुए कहा कि यह स्वाभाविक ही है कि मेरे जैसा आदमी जिसने एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी हो तथा जो 4 विश्वविद्यालयों में प्रधानाध्यापक रह चुके हो उसको लोग क्या समझेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सब लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि मेरी बुद्धि कितनी सामान्य है। फिर भी उनकी सफलता का रहस्य क्या था? यह था आज के युग में रहकर उसे अपने आप पर दृढ़ विश्वास पैदा हो गया था। उसने उन पंक्तियों से ही अपने निराश जीवन में आशा भर दी थी। इस भाषण से कुछ वर्ष पूर्व ही सर विलियम ओस्लर ने एक बड़ी पोत पर अटलांटिक पार किया था। उस पोत पर उन्होंने देखा कि उसके अग्रमंच पर खड़ा बटन दबता था तो उसके साथ ही उसकी कलें खड़खड़ा उठती और पोत के विभिन्न विभाग तत्काल एक दूसरे से जुड़कर सारे ही अलग हो जाते। इस मशीनरी के बारे में बताते हुए सर विलियम ने अपने छात्रों को बताया कि आप में से हर एक का शरीर यंत्र उस पोत के यंत्र से ही कहीं अधिक विचित्र है तथा उस पोत से भी अधिक लंबी इसकी यात्रा है। अतः मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप अपने इस यंत्र पर नियंत्रण रखना सीख लें, जिससे कि इस समाज के ढांचे में रहने योग्य हो जाएं। अपने मस्तिष्क यंत्र का बटन दबाकर मृत व्यतीत और अज्ञात भविष्य को लोहे के दरवाजे में जकड़ दें। जीवन के हर मोड़ पर यही प्रयोग करते रहें, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने सुरक्षित हैं। जो बीत गया है उसे भूल जाएं। अतीत एक समाधि से कम नहीं होता। फिर उसकी चिंता कैसी? क्यों करते हैं अतीत को लेकर अपना वर्तमान को चिंतित? जो कुछ भी है आज है, अब है। कल जो बीत गया उसकी चिंता कैसी? और आने वाला कल ना जाने भी कल आए या ना आए। जो लोग अतीत और भविष्य की ताने बाने में उलझे हुए अपने आप को दुखी कर रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। कितने लोग अतीत और भविष्य की उलझनों का शिकार होकर अपने वर्तमान के सुखों को आग लगा बैठते हैं। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और हंसता खेलता देखना चाहते हैं तो अतीत और भविष्य को भूल जाएं। यह बात याद रखें, आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज ही नहीं है। मानव की मुक्ति तो वर्तमान से है। भविष्य की चिंता करने वाले अपनी ही जान के शत्रु होते हैं। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर ओस्लर यह कहना चाहते थे कि उन्हें भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए? इसी विषय को लेकर उन्होंने स्वयं बताया था कि भविष्य को सुंदर सुखद बनाने का एकमात्र उपाय तो यही है कि आप अपने वर्तमान को सुंदर सुखद तथा सफल बनाएं। फिर देखें कि आपका भविष्य कैसे अच्छा बनता है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी थी कि ये अपने दिनचर्या को ईसा की इस प्रार्थना से प्रारंभ करें कि हे ईश्वर,
केवल आज के भोजन का प्रबंध कर दो। आप इस ओर ध्यान दें कि यह प्रार्थना केवल आज की रोटी के लिए ही है। इसमें कल की बासी रोटी की शिकायत ही नहीं है और न ही इसमें यह कहा गया है कि यदि देश में कल को अकाल पड़ गया तो मेरी रोटी का प्रबंध कर देना। इस प्रार्थना में तो केवल आज की रोटी की ही मांग की गई है। बस यही आज की रोटी ही तो आपकी अपनी है। कल किसने देखा है? यदि आता है तो क्या पता हमें पाता भी है कि नहीं। आज की रोटी ही तो आपकी है। कई साल पहले की बात है, एक गरीब दार्शनिक था। वह पहाड़ों में भटकता फिर रहा था। वहां के रहने वाले बड़े ही गरीब और दुखी थे। एक दिन सब के सब पहाड़ी पर उसके पास इकट्ठे होकर बैठ गए तो दार्शनिक ने उनके सामने भाषण किया। उस भाषण के शब्द इतने लंबे समय बाद आज भी अमर लगते हैं, अमृतवाणी बनकर पूरे संसार में फैल गए। उसने यही तो कहा था, तुम लोग कल की चिंता छोड़ दो, कल अपनी सुध स्वयं ही लेगा। आज की कठिनाइयां ही क्या आज के लिए कम है? कल की चिंता छोड़ दो। प्रभु ईसा के इन शब्दों तथा पूर्वी रहस्यवाद की संज्ञा देकर कई लोग टाल देते थे। ये लोग तो बड़े मजे से कहते हैं कि कल की चिंता तो पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी बात को भी यदि मान ले तो आपसे यही कहा जाएगा कि पहले प्रभु ईसा की बात भी सुन लें, उनका तात्पर्य समझने का प्रयास करें। कठिनाई तो यह है कि आज से कई सौ वर्ष पूर्व कहे गए ईसा के शब्दों का यही अर्थ लगाया जा रहा है जो सम्राट जेम्स के शासनकाल में लगाया जाता था। 300 वर्ष पूर्व विचार का अर्थ प्रायश्चिता से लगाया जाता था। यदि ईसा के विचारों और उनके असली रूप को ठीक और सत्य रूप से पेश किया गया है तो केवल बाइबल की इस आधुनिक संस्करण में, जिसमें साफ लिखा है कि कल की चिंता छोड़ दो, कल पर विचार कीजिए, योजना बनाइए, परंतु उसकी चिंता मत कीजिए। अमेरिका नौसेना के निर्देशक एडमिरल अर्नेस्ट किंग का कहना है कि मैंने उपलब्ध उत्तम साधनों सुसज्जित अपने वीर सैनिकों को श्रेष्ठ विमान पर भेजा है। यही मैं कर सकता हूँ। यदि पोत डूब जाए तो मैं उसे ऊपर नहीं ला सकता। यदि उसे डूबना है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। जो हो चुका उस पर सिर पीटने से कहीं अच्छा है कि आगे आने वाली समस्याओं पर विचार करें। यदि मैं ऐसी उलझनों को अपने पर हावी होने देता हूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। भले ही युद्ध हो, अशांति हो, ठीक और गलत विचारधारा में अंतर यही है कि सही विचारधारा प्रयोजन और परिणाम पर आधारित रहती है और हमें रचनात्मक कामों के लिए प्रेरित करती है। अभी कुछ समय पूर्व मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रकाशक आर्थर हेज से भेंट की थी। उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने के समय से मैं अपने भविष्य के बारे में इतना चिंतित था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। रातों को जागकर मैं कैनवस और रंग लेकर शीशे के सामने बैठ जाता था, अपनी ही तस्वीर बनाने का प्रयास करता रहता था। हालांकि चित्रकारी के बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं था, ना ही कोई ऐसा अनुभव था, परंतु अपनी चिंता को दूर करने के लिए वह इसी कार्य में लगे रहते हैं। उन्होंने आगे चलकर बताया कि एक चर्च में हुए प्रबंधन को सूत्र के रूप में ग्रहण करने के उपरांत ही वे चिंता मुक्त होकर शांति से जीवन व्यतीत करने में सफल हो सके। वह प्रवचन यह था, प्रगति का एक चरण ही पर्याप्त है। सहारा दे ज्योतिर्मय, मुझे चिंतित ना कर, मैं अधिक की कामना नहीं करता, प्रगति का एक चरण ही पर्याप्त है। उन दिनों यूरोप में एक युवक सैनिक को भी यही उपदेश ग्रहण कर रहा था। उसका नाम था टेड येगर मिनी। इस संघर्ष में वह काफी थक कर चूर सा हो गया था। टेड ने लिखा है कि सन 1845 के अप्रैल महीने में मैं बहुत ही चिंतित रहा, जिसका परिणाम यह निकला कि मुझे अतड़ियों का रोग लग गया। इस रोग में रोगी को बहुत ही अधिक पीड़ा होती है। यदि उस समय युद्ध समाप्त ना होता तो शायद मैं जीवित ही ना रहता। उन दिनों में इन्फेंट्री डिवीजन का अनायुक्त अधिकारी था और बुरी तरह थक चुका था। उन दिनों मेरा एक काम तो सैनिकों को पंजीबद्ध करना था जो या तो लड़ाई में मारे गए थे या जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती थे। दूसरा काम अपने तथा शत्रुओं के सैनिकों की उन लाशों का पता लगाना था जिनको मार काट कर कब्रों में गाड़ दिया गया था। ऐसे सब सैनिकों की निजी सामग्री को इकट्ठा करके
उनके माँ बाप तक भेजना पड़ता था। मुझे हर समय यही चिंता रहती थी कि कहीं हम कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर बैठे। मैं सोचता रहता था कि क्या मैं अपने बच्चे को गोद में ले सकूंगा, क्या मैं अपनी पत्नी से फिर मिल पाऊंगा। ऐसी और कई चिंताएं थी जिन्होंने मुझे चिंतित कर रखा था। जब भी मैं कभी भी एकांत में बैठता और सोचता तो मेरे आंसू निकल आते थे। इसी कारण मेरी सेहत भी काफी गिर गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे एक सैनिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं पर एक सैनिक डॉक्टर ने मेरी जीवन दिशा ही बदल दी। उसने मेरे शरीर की जांच पड़ताल के बाद बताया कि मेरा रोग केवल मानसिक है। उस डॉक्टर ने मुझे बताया, देखो टेड, जिंदगी एक बालू घड़ी के समान है। यह तो तुम जानते हो कि बालू घड़ी के शिखर पर सैकड़ों बालू के कण संचित रहते हैं। बालू कणों के इस क्रम को, इस घड़ी को हम तोड़े फोड़े बिना नहीं बदल सकते। ठीक ऐसा ही क्रम हमारे जीवन का है। अपने जीवन की दिनचर्या का श्री गणेश करते समय हमारे सामने सैकड़ों ऐसे काम आते हैं जिन्हें हम बहुत ही जल्दी पूरा करना चाहते हैं। यदि हम उन्हें घड़ी की भांति चलकर दिन भर में पूरा न करें तो फिर हमारा शारीरिक ढांचा भी बुरी तरह से टूट जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। डॉक्टर की सलाह ने मुझे युद्ध काल में ही बचा लिया। मेरा शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो गया। आजकल मैं बाल्टीमोर में कॉमर्शियल क्रेडिट कंपनी स्टॉक कंट्रोल के क्लर्क का काम करता हूँ। अपने इस काम में मैंने उन्हीं युद्धकालीन उलझनों को पनपते देखा है। काम बहुत अधिक था और समय कम। हमारे पास स्टॉक की कमी थी। नए फॉर्म बनाना, स्टॉक की व्यवस्था, पते बदल देना, पुराने दफ्तर बंद करके नए दफ्तर खोलना, ऐसे बहुत से काम सिर पर चढ़े हुए थे। परंतु मैंने इनसे घबराने की बजाय डॉक्टर के उन शब्दों को दोहराया और जब भी कभी भी मैं इन परेशानियों का शिकार होता तो डॉक्टर के उन्हीं शब्दों को याद करता। एक ही साधना से सब साधनाओं की पूर्ति होती है। बस इन शब्दों की प्रेरणा से ही मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही और मैं सफल होता गया। हमारे वर्तमान जीवन की विचित्रता में से एक यह भी है कि अस्पतालों में आधे से अधिक स्थान उन रोगियों के लिए रहते हैं जो मानसिक रोगों से पीड़ित रहते हैं। उनका रोग भूत और भविष्य की चिंता में पिसे रहने के कारण बढ़ता रहता है। उन रोगियों में से अधिकतर रोगी बहुत सुखी और खुशी का जीवन व्यतीत कर सकते थे यदि वे ईशा या सर विलियम के उन शब्दों पर ध्यान देते हैं, चिंता छोड़ो और आज के हालात के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। हम सब भूत और भविष्य के सदी स्थल पर खड़े हैं। एक और विशाल भूत है जो कभी वापस नहीं आएगा और दूसरी ओर भविष्य जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। वर्तमान की उपेक्षा करके इन दोनों युगों में से किसी एक के होकर नहीं जी सकते हैं। ऐसा करने से हमारा शारीरिक और मानसिक ढांचा हिल जाता है। अतः जिस काल में हमारा रहना संभव हो उसी काल में रहकर ही अपने आप को संतुष्ट करना अपना धर्म है। इसी विषय में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने लिखा है कि भारी से भारी बोझा भी आज के लिए कोई भी ढो सकता है। भले ही कोई भी हो, वह अपने लिए एक दिन तो यह बोझा ढो ही सकता है। सूर्यास्त होने तक तो कोई भी व्यक्ति मिठास, धैर्य, स्नेह और पवित्रता से रह सकता है और जीवन इसी को कहते हैं। एक दिन के लिए अथवा आज के लिए जीना इसी को कहते हैं। जीवन की हमसे यही अपेक्षा है। एक दिन के लिए अथवा आज के लिए जीना सीखने से पूर्व 815 कोर्ट स्ट्रीट, संगीनाय, मिचिगन की श्रीमती ई के सीडलेस हताश होकर आत्महत्या करने पर तैयार हो गई थी। अपनी कहानी सुनाते हुए श्रीमती शील्ड्स ने बताया कि 1837 में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मैं बहुत दुखी थी। मेरे पास धन भी नहीं था। मैंने एक कंपनी के मालिक से नौकरी देने को कहा। उसके पास मैंने पहले भी काम कर चुकी थी। इसी कारण मुझे पहले वाला काम फिर से मिल गया था। पहले तो मैं दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर स्कूल बोर्ड की पुस्तकें बेचा करती थी। उस समय मेरे पास मोटर गाड़ी थी जिसे मैंने अपने पति की बीमारी के दौरान बेच दिया था। परंतु अब एक बार फिर मुझे मोटर गाड़ी खरीदनी पड़ी। यह गाड़ी मैंने किस्तों पर ली। फिर वही पुस्तकों का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन मैंने जो सोचा था वह नहीं हो पाया। मैं अकेले पड़ गई थी। अकेले ही घर के काम करना, फिर पुस्तकें बेचना, यह सब अब नहीं हो पा रहा था।
जिसका परिणाम यह हुआ कि अब मुझसे काम पूरा न हो पाता, गाड़ी की किस्तें समय पर न जा सकी। मेरा समय खराब चल रहा था, जिसके कारण हर समय मेरे मन में बोझ बना रहता था, जिसके कारण मेरी सेहत भी खराब होने लगी। चारों ओर अंधेरा था, चिंता के मारे मैं पागल सी हो गई। और जब मुझे कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी तो मैंने सोचा, इस जिंदगी से अब क्या लाभ, मौत, आत्महत्या, बस यही अब एक अंतिम रास्ता बचा है। मेरे लिए आत्महत्या का निर्णय मैंने कर ही लिया था। उसी दिन मैंने एक लेख पढ़ा। उस लेख के प्रेरक शब्दों ने मुझे जीने का नया रास्ता दिखाया। मैंने उन शब्दों को एक कागज पर टाइप करके अपनी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर चिपका दिया, ताकि गाड़ी चलाते समय यह मेरे सामने रहे। उस लेख के शब्दों को मैं एक माला की भांति जपती रहती। आज नए जीवन को शुरू करने जा रही हूँ। बस उसी दिन से मैंने अपने जीवन के भावों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे उस दिन से भविष्य की कोई चिंता नहीं रही। मुझे 1-2 दिन जीना सहज लगता है। मैं यह भी जानती हूँ कि समझदार के लिए तो हर सुबह नई जिंदगी होती है। मुझे नए जीवन की प्रेरणा मिली। मैंने यह बात महसूस की कि हम असली कष्ट को तो भूल जाते हैं, जो सामने है उसे नहीं देखते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। आखिर हम यह पागलपन क्यों करते हैं? प्रसिद्ध विज्ञान स्टेफन लिखोक ने लिखा है कि हमारे जीवन की एक छोटी सी शोभा यात्रा भी कितनी विचित्र है। आज का काम कल पर छोड़ दिया जाता है। बालक कहता है कि किशोर होने पर देखा जाएगा। किशोर जवानी की प्रतीक्षा करता है और जैसे ही जवान होता है तो कहता है कि गृहस्थ बनने पर देखेंगे, और तब तक विचार पुनः बदल जाता है और सोचता है गृहस्थ हो गया तो क्या हुआ, पहले सांसारिक झंझटों से निपट लूं तभी देखूंगा। और जब भी काम से छुट्टी मिल जाती है तब वह अपने अतीत पर दृष्टिपात करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अतीत पर पाला पड़ गया हो, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, कुछ भी नहीं बचा हो। डेट्रॉइट के स्वर्गीय एडवर्ड इवांस ने यह जानने के पूर्व की हर पल का पूर्ण दोहन ही जीवन की सच्चाई है कि चिंता में डूबकर अपने को अधमरा बना लिया था। निर्धनता की गोद में पले इवांस ने समाचार पत्र बेचकर अपने जीवन की गाड़ी को चलाना प्रारंभ किया। फिर पंसारी की दुकान में मुनीमी का धंधा शुरू किया। इसके बाद 7 परिवारों के खर्च का बोझ उठाया। अब वह सहायक लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। इसमें आमदनी तो कम थी, परंतु फिर भी उसे नौकरी छोड़ने से डर लग रहा था। 8 वर्ष इसी तरह बीत गए तो फिर उसने अपना धंधा शुरू करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने दोस्तों से उधार लिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो धंधा उसने अपने किसी दोस्त से $25 उधार लेकर शुरू किया था, उस पूंजी से उसने 1 वर्ष में $20,000 कमा लिए। लेकिन इसे तो भाग्य का खेल ही कहा जा सकता है कि बाद में उसे आर्थिक संकट ने आ घेरा। एक मित्र को उसने भारी रकम उधार दे दी। बाद में मित्र का दिवाला निकल गया। संकट का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि साथ ही एक संकट और आ गया। जिस बैंक में उसने अपना पूरा धन जमा कर रखा था, उस बैंक का दिवाला निकल गया, जिसका फल यह निकला कि वह कंगाल हो गया। इस आघात को वह सहन नहीं कर सका। अपने उस समय के हालात के बारे में बताते हुए उसने कहा है कि उन दिनों मेरा खाना पीना हराम हो गया था। मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया। चिंता, 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 बस और कुछ नहीं बचा था मेरे पास। यही चिंता तो मेरी बीमारी का मूल कारण था। इसी चिंता के कारण एक दिन मैं रास्ता चलते चलते गिर गया। गिरकर जैसे तैसे मैं उठा तो मेरे लिए एक पग चलना भी कठिन हो रहा था। उसी दिन मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल गई, उनसे पीप बहने लगे। ऐसा लगने लगा अब मेरा अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। इसलिए मैंने अपनी वसीयत लिखने की तैयारी शुरू कर दी। अब तो केवल मुझे मौत की ही प्रतीक्षा थी, इसलिए मौत का इंतजार में सो गया। पूरे 2 सप्ताह तक सोता रहा। इसी तरह से मुझे पूर्ण विश्राम मिल गया, जिससे मेरी सारी थकान दूर हो गई और भूख भी खूब लगने लगी। कुछ ही दिनों के बाद मैं बैसाखी के सहारे चलने योग्य हो गया। पहले मैं $20,000 हर वर्ष कमाता था, परंतु अब $30 प्रति सप्ताह की नौकरी करने पर मजबूर हो गया था। ठीक ही किसी ने कहा है, रोग जब हद से बढ़ जाता है तो खुद दवा बन जाता है। यही हाल मेरा था। अब मैंने इन रोगों, चिंताओं, दुखों की चिंता करना ही छोड़ दिया।
अब तो दिन रात काम में जुट गया था। अपने इस परिश्रम लगन के कारण मैंने खोया हुआ सब कुछ पा लिया। एडवर्ड अपने परिश्रम के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। उसने इतनी उन्नति कर ली कि कुछ ही वर्षों में उसका नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आ गया, जिससे उसकी गणना अमेरिका के बड़े लोगों में से होने लगी। सन 1945 में एडवर्ड देश के गिने चुने बड़े उद्योगपतियों अमीरों में से एक था। इवांस के जीवन की एक विशेष बात यह थी कि यदि उसे चिंता करने की भूल का एहसास ना हुआ होता और उस समय हालात में अपने आप को ना ढाला होता तो शायद आज उनका नाम पुस्तक में क्या अमेरिका के किसी भी कोने में भी नहीं होता। ईसा से 500 वर्ष पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक ने अपने छात्रों को बताया था कि सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए कहा था कि बहती नदियां के पल पल बदलने वाले जल में एक बार पांव रखकर उसी जगह दूसरी बार फिर उसी पानी में पांव नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तब तक वह पानी बहकर आगे जा चुका होता है। यही नियम मानव जीवन के साथ भी लगा होता है। जीवन तो निरंतर बदलता रहता है, फिर भविष्य की अनिश्चित अनजाने की चिंता करके आज के सुखों को क्यों खोए रहे हैं। प्राचीन रोमन लोगों का मत था कि आज को हाथ से ना जाने दो, आज का पूर्ण लाभ उठाओ। नोवेल टॉमस का मत भी यही है। हाल ही में उनके खेतों पर उनके साथ मैंने एक सप्ताह व्यतीत किया। वहां पर उनके ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की दीवारों पर केवल उनकी ही नजर पड़ती रहती थी। वहां पर शब्द लिखा रहता था, यह आज प्रभु की सृष्टि है, हम इसे भोगेंगे और इसमें खुश रहेंगे। जॉन रिक्शंस अपने डेस्क पर साधारण पत्थर का एक टुकड़ा रखते थे जिस पर लिखा रहता था आज। हालांकि मेरे मेज पर इस प्रकार का कोई पत्थर नहीं है। यद्यपि मैं हर रोज दाढ़ी बनाते समय दर्पण में अपनी सफेद दाढ़ी को देखता हूँ। मैंने वहां पर भारत के महान कवि कालिदास की यह कविता लिखकर लगा रखी है। सर ओस्लर भी इस कविता को अपने मेज पर रखते थे। उषा अभिनंदन, आज का स्वागत करो, यही जीवन है, जीवन का सार है। मानव अस्तित्व की सभी विविधताएं, वास्तविकताएं इसी में निहित है। कर्म का महात्म्य है और सिद्धि का वैभव है। भूत तो केवल एक सपना है, भविष्य कोरी कल्पना है। सुखी वर्तमान से ही भूत से सुखी संसार की रचना होती है और इससे ही आने वाला कल आशामय बन जाती है। इसलिए आज का श्रम से स्वागत करो और यही उषा के लिए हमारा स्वागत है, हमारा परिणाम है। चिंता के जानने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप इसे अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं तो वही करें जो विलियम ओस्लर ने किया था। भूत और भविष्य को लोहे के कपाटों में बंद कर दीजिए और आज, केवल आज के हालात को देखिए। नीचे लिखे प्रश्नों को कागज पर लिखकर इनके उत्तर भी लिखते हैं। क्या मैं भविष्य की चिंता में था या अंतरिक्ष की कल्पना के स्वर्ग के आनंद तो नहीं ले रहा था? बीती हुई बातों से दुखी होकर क्या मैं अपने वर्तमान के सुखों को नष्ट कर रहा था? क्या मैं अपने जीवन को सुख और शांति में बनाने का निश्चय करके ही सुबह उठता हूँ? क्या मैं आज के हालात के साथ अपने जीवन से कुछ अधिक पा सकता हूँ? इस काम को मैं कब शुरू करूँगा? अगले सप्ताह, कल, आज, 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 आज।